नमस्कार दोस्तों, मैं हूं व्योमकेश बागची और आप देख रहे हैं वो चैनल जहां हर रात आप सुनते हैं पुरस्कार, डरावनी और दिल को हिला देने वाली कहानियां। अगर आपको सस्पेंस, हॉरर और इन्वेस्टिगेशन से भरी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब बिना वक्त जाया किए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम व्योमकेश बागची है। मैं खुद को डिटेक्टिव नहीं कहता, मैं खुद को कहता हूं सत्यव्रती, यानी सच की खोज करने वाला। जिंदगी में मैंने इंसान के दिल का अंधेरा देखा है, गुनाहों की बदबू महसूस की है और जुर्म के पीछे छुपे बेचैन सच को पहचाना है। लेकिन आज जो वाकया मैं बयान करने जा रहा हूं, वो सिर्फ मेरे प्रोफेशन का इम्तिहान नहीं था, बल्कि मेरे यकीन को भी हिला देने वाला था। इस वाकये का नाम था बेनी का संहार। वो सुबह का वक्त था। मैं और अजित अपने छोटे से किराए के मकान में चाय पी रहे थे। बाहर हल्के से ठंडी हवा चल रही थी। खिड़की से सूरज की पहली रोशनी कमरे के अंदर फैल रही थी। अजित अखबार में डूबा हुआ था और मैं बेफिक्र चाय की चुस्कियों के साथ ख्यालों में गुम था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अजित उठा और जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के उस पार एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। चेहरा थका हुआ, आंखों में घबराहट और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसने अंदर आते ही पहले नमस्कार किया और फिर धीमी आवाज में बोला, आप व्योमकेश बाबू हैं? मैंने सिर हिलाकर हां कहा। वो जैसे ही बोला, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे आपकी मदद चाहिए, ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। कुर्सी पर बैठते ही उसने अपनी कहानी शुरू की। उसका नाम हरिनाथ था। पेशे से वो एक वकील था, लेकिन उसकी हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक सुलझा हुआ प्रोफेशनल है। वो डरा हुआ था, जैसे कोई बड़ा तूफान उसकी जिंदगी पर टूट पड़ा हो। उसने कहा, व्योमकेश बाबू, हमारे मोहल्ला में बेनी नाम का एक आदमी रहता है। शुरू से ही वो बदमाश किस्म का था। शराब, जुआ और गलत धंधे सब में उसका हाथ था। हरिनाथ ने सांस ली और फिर बोला, लेकिन कुछ महीनों से उसका रवैया बदल गया है। वो ज्यादा हिंसक हो गया है। लोगों को धमकाना, डराना जैसे उसकी आदत बन चुकी हो। उसकी आंखों में गुस्सा था और दर्द भी। 3 दिन पहले उसने मेरे छोटे भाई को बुरी तरह पीटा और जान से मारने की धमकी दी। कमरे में खामोशी छा गई। हरिनाथ की आवाज और भारी हो गई। कल रात मेरे भाई की लाश मिली। पुलिस ने कहा यह एक मामूली झगड़ा था और केस को लगभग बंद कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं जानता हूं बाबू, मैं जानता हूं यह काम बेनी का है। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। अजित ने धीरे से पूछा, लेकिन पुलिस ने सबूत देखे होंगे ना? अगर बेनी के खिलाफ कुछ होता तो गिरफ्तार कर लेते। हरिनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। पुलिस कहती है कोई गवाह नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है। उसने मेरी तरफ देखा। बस आपसे यही चाहता हूं बाबू, सच को सामने लाइए। मैंने उसे यकीन दिलाया, मैं इस मामले की तहकीकात करूंगा। उसने हमें अपने मोहल्ला का पता दिया और गुजारिश की कि हम उसी शाम वहां आएं। जब वो चला गया, अजित ने मेरी तरफ देखा और बोला, क्या सोचते हो? अजीत ने धीरे से पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, अजीत, ये मामला साधारण नहीं लगता। हरिनाथ अपनी बातों में सच्चा महसूस हो रहा था और बेनी, उस नाम के साथ मैंने भी कई बार छोटे मोटे जुर्मों की खबरें सुनी हैं। मैं थोड़ा रुका, फिर बोला, मुझे लगता है हमें खुद वहां जाकर देखना चाहिए। शाम ढलते ही मैं और अजीत उस मोहल्ला की तरफ निकल पड़े। ये इलाका कोलकाता के उत्तरी हिस्से में था। तंग गलियों का जाल, पुराने मकान और दीवारों पर चिपकी हुई खामोशी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, एक अजीब सा बोझिल एहसास हवा में महसूस हुआ। लोग हमें सीधी नजर से नहीं देख रहे थे। उनकी आंखों में सवाल भी था और डर भी। हरिनाथ हमारा इंतजार कर रहा था। बिना कुछ बोले वो हमें सीधा अपने घर के अंदर ले गया। फिर उस कमरे के सामने रुककर बोला, यहीं।
यहीं मेरे भाई की लाश मिली थी। वो एक छोटा सा कमरा था। हवा में अब भी एक अजनबी सी ठंडक थी। कमरे के कोने में खून के धब्बे अभी तक साफ नजर आ रहे थे, जैसे वक्त वहां आकर रुक गया हो। मैंने कमरे का बारीकी से मुआयना किया। खिड़की का कुंडा टूटा हुआ था और मेज पर एक चीज ने मेरी नजर खींच ली, एक आधा जला हुआ सिगरेट का टुकड़ा। मैंने उसे उठाया, घोरा और फौरन समझ गया, ये कोई सस्ती सिगरेट नहीं थी, ये महंगी किस्म की थी जो आम लोग रोजाना नहीं पीते। मैंने अजीत की तरफ देखा। अजीत, ये पहला सुराग है, हमें पता लगाना होगा इस इलाके में कौन ऐसी सिगरेट पीता है। हरिनाथ ने फौरन कहा, बाबू, बेनी, वो हमेशा महंगी सिगरेट पीता था, पूरे मोहल्ला में उसके सिवा और कोई नहीं। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। हम सब बाहर निकल आए। गली के बीचों बीच एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में खुली हुई चुनौती थी और होठों पर एक बेरहम सी मुस्कुराहट। हरिनाथ ने धीरे से कहा, यही है बेनी। बेनी ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर तेज आवाज में बोला, सुना है तुम लोग जासूस हो, क्यों बेकार में नाक घुसा रहे हो? उसकी आवाज में धमकी साफ थी। ये मामला खत्म हो चुका है, जो हुआ सो हुआ। मैंने अपना लहजा शांत रखा। हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, अगर तुम्हारा कोई दोष नहीं तो डरने की कोई बात नहीं। बेनी हंसा। उस हंसने में इंसानी गर्माहट नहीं थी। सच? उसने कहा, यहां कोई सच जानना ही नहीं चाहता, सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। फिर आंखों में घूर कर बोला, बेहतर होगा तुम लोग यहां से लौट जाओ। उसकी बातें सुनकर मेरी दिलचस्पी और गहरी हो गई। मैंने सोचा, किसी भी मुजरिम की पहली कोशिश होती है कि तहकीकात वहीं रुक जाए, और इसी पल मैंने फैसला कर लिया, अब मैं इस मामले की जड़ तक जाऊंगा। रात को वापस लौटते वक्त मैंने अजीत से कहा, अजीत, ये मामला आसान नहीं है, यहां डर का माहौल है, लोग खुलकर कुछ कहना नहीं चाहते। मैंने सांस ली। कल से हमें चुपचाप जानकारी इकट्ठी करनी होगी। सबसे पहले बेनी की दिनचर्या पर नजर रखनी होगी। अजीत मुस्कुराया, मतलब फिर से जासूसी शुरू? मैंने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, लेकिन इस बार यह सिर्फ एक कत्ल का मामला नहीं है, यहां कुछ और भी है जो हमें समझना होगा। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। बार बार बेनी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उसकी आंखों में जो घमंड और क्रूरता थी, वो किसी मामूली गुनहगार की नहीं थी। कुछ बड़ा खेल चल रहा था और मुझे महसूस हो रहा था, आने वाले दिन ये खेल हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगली सुबह मैं और अजीत जल्दी निकल पड़े। मेरी एक आदत है, किसी भी केस में मैं सीधा मुजरिम पर नजर नहीं रखता। मैं पहले उसके आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जुर्म अक्सर अकेला नहीं होता। उसके पीछे कई छोटे छोटे धागे होते हैं जो मिलकर एक जाल बनाते हैं, और उस जाल को तोड़ने के लिए उन धागों को पहचानना जरूरी होता है। हम दोबारा उस मोहल्ला में पहुंचे। गली में आम सी चहल पहल थी, बच्चे खेल रहे थे, दुकानें खुली हुई थीं, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर हम पर पड़ी, बातें अचानक रुक गईं। कुछ लोग चुपचाप घर के अंदर चले गए, कुछ बस खड़े रहकर हमें घूरते रहे। ये खामोशी और डर एक ही बात कह रहा था, बेनी का खौफ। हमने सबसे पहले एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठने का फैसला किया। ये दुकान मोहल्ला की चौपाल जैसी थी, रोज यहीं लोग इकट्ठा होते थे। चाय वाले ने हमें पहचान लिया। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आप लोग कल आए थे ना बेनी बाबू को देखने? मैंने सिर हिला दिया और बात को हल्का रखते हुए इधर उधर की गुफ्तगू शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी जबान खुलने लगी। वो बोला, साहब, बेनी पहले छोटा मोटा गुंडा था, लेकिन पिछले साल से उसका रुतबा बहुत बढ़ गया है। उसने आवाज और धीमी की, मोहल्ला में अब कोई भी काम उसकी इजाजत के बिना नहीं होता, हर जगह हफ्ता लेता है, और जो विरोध करे उसे सजा मिलती है। मैंने पूछा, और हरिनाथ के भाई का मामला? चाय वाले ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, साहब, सब जानते हैं बेनी ने ही मारा है, लेकिन कोई गवाही नहीं देगा। यहां हर कोई अपनी जान से डरता है। उसने कड़वा सा सच बोला। पुलिस भी कुछ नहीं करती, उल्टा कई बार बेनी को थाना बुलाकर चाय पिलाती है। अजीत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मतलब ये आदमी पूरे मोहल्ला का आतंक बन चुका है।
चाय वाले ने बस कंधे उचका दिए। साहब, हम गरीब लोग हैं, कौन उससे उलझे। हमने फैसला किया आज का पूरा दिन बेनी पर नजर रखेंगे। कुछ फासले पर उसके घर के पास बैठ गए। उसका घर मोहल्ला के बीचों बीच था, जैसे वो सब पर नजर रखता हो। दोपहर में बेनी बाहर निकला। वो महंगी पोशाक पहने था। साथ में 2-3 साथी भी थे। लगता था किसी काम से बाहर जा रहे हैं। हम चुपचाप पीछे पीछे चल दिए। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो एक बड़े जुए के अड्डे पर पहुंचा। अंदर जाकर ताश खेलने लगा। मैंने गौर किया वो लगातार जीत रहा था। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, शायद वहां भी सब लोग उससे डरते थे और उसे जीतने देते थे। शाम को वो शराब खाना गया। वहां भी उसका वही दबदबा। उसने सबको दावत दी, खूब शराब पी। फिर अचानक उसने अपने एक साथी को जोर से थप्पड़ मारा। सबके सामने गाली गलोच करने लगा। उस पल मुझे महसूस हुआ, ये आदमी सिर्फ खतरनाक नहीं, बेकाबू भी है। ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। रात को हम वापस लौट आए। अजीत ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें सीधा पुलिस से बात करनी चाहिए? मैंने सर हिला दिया। नहीं अजीत, पुलिस इस मामले में बिल्कुल बेकार है। अगर वो चाहते तो बेनी कब का गिरफ्तार हो चुका होता। मैंने धीमी लेकिन पक्की आवाज में कहा, यहां कोई और खेल चल रहा है और हमें ऐसे सबूत चाहिए जो अदालत में खड़े रह सकें, तभी इंसाफ मुमकिन होगा। अगले 2-3 दिन हमने लगातार बेनी पर नजर रखी। मैंने उसकी आदतें, उसके मिलने जुलने वाले लोग और उसके ठिकाने सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक तस्वीर साफ होने लगी। बेनी सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो किसी बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ था। उसकी ज्यादातर मुलाकातें रात के अंधेरे में होती थीं और वो देर रात तक गायब रहता था। एक रात मैंने फैसला किया, आज मैं उसका पीछा करूंगा। अजीत ने साथ चलने की जिद की। हम दोनों अंधेरे में उसके पीछे हो लिए। बेनी अपने 2 साथियों के साथ एक पुराने गोदाम की तरफ बढ़ा। वहां पहले से 4-5 आदमी इंतजार कर रहे थे। सब अंदर गए और दरवाजा बंद हो गया। हम बाहर सांस रोके खड़े रहे। थोड़ी देर बाद अंदर से धीमी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी साजिश बुनी जा रही हो। फिर अचानक दरवाजा खुला। एक आदमी बाहर निकला। हम फौरन छुप गए। वो आदमी सिगरेट पीते हुए गली की तरफ चल पड़ा। मैंने उसकी चाल, कपड़े और चेहरा गौर से देखा। ये बेनी का दायां हाथ लग रहा था। जब सब लोग चले गए, हम धीरे धीरे गोदाम के पास पहुंचे। अंदर का मंजर हैरान कर देने वाला था। फर्श पर बिखरे हुए ताश के पत्ते, खाली शराब की बोतलें और एक कोने में कुछ हथियार। इससे बिल्कुल साफ हो गया, ये जगह उनकी राजदार बैठक का अड्डा थी। अगली सुबह मैं हरिनाथ से मिला। मैंने उसके भाई के बारे में तफसील से पूछा। उसने बताया, वो साफ सुथरा आदमी था और बेनी के खिलाफ खुलकर बोलता था। इसी वजह से बेनी उसे नफरत करता था। लेकिन हरिनाथ की आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, डर भी था। मैंने महसूस किया, ये मामला सिर्फ पर्सनल दुश्मनी का नहीं है। यहाँ कोई गहरा बदला छुपा हुआ है। कोई है जो बेनी से इंतकाम लेना चाहता है और उसी सिलसिले में ये खून हुआ है। शाम को जब हम घर लौट रहे थे, मैंने अजीत से कहा, अजीत, ये केस और भी उलझता जा रहा है। यहाँ सिर्फ एक हत्यारा नहीं, यहाँ कई किरदार हैं, कई कहानियां हैं। हमें सबकी सच्चाई निकालनी होगी। अजीत ने कहा, मतलब अभी असली खेल शुरू हुआ है? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, और अगर हमने ये खेल नहीं खेला तो ये मोहल्ला और भी खून देखेगा। उस रात मैं देर तक जागता रहा। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या ये वाकया सिर्फ एक कत्ल का है या कुछ और बड़ा? और सबसे जरूरी, क्या मैं इस बार वाकई इंसाफ दिला पाऊंगा या ये केस मेरे यकीन को तोड़ देगा? अगली सुबह जब मैं उठा, दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मैंने सोचा, आज मुझे बेनी से सीधी बात करनी होगी। मैंने हमेशा माना है, मुजरिम के चेहरे के भाव, उसकी बातों का लहजा बहुत कुछ बयान कर देते हैं। अजीत ने भी मेरी बात से सहमत होते हुए सर हिला दिया। दोपहर के वक्त हम दोनों दोबारा उस मोहल्ला की तरफ निकल पड़े। बेनी का घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा।
दरवाजे के पास एक लड़का बीड़ी पीता हुआ बैठा था। मैंने उससे कहा, हमें बेनी से मिलना है। वो हंसा और लापरवाही से बोला, बैठिए बाबू, बेनी दादा अंदर ही हैं। फिर आंखों में शरारत के साथ बोला, लेकिन आप लोग बार बार यहां क्यों आते हो? मामला तो खत्म हो चुका है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मामला खत्म हो सकता है, सच नहीं। हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद बेनी बाहर आया। हमें देखकर उसके चेहरे पर हैरानी का कोई निशान नहीं था। आंखों में वही ठंडी बेरूह सी हंसी। तो फिर आ ही गए तुम लोग, उसने कहा। अच्छा है, बताओ क्या जानना है? मैंने धीमी आवाज में कहा, बेनी, हमें सच चाहिए। हरिनाथ के भाई की मौत कैसे हुई? वो कुछ पल बिल्कुल खामोश रहा, फिर अचानक हंसा। तुम्हें क्या लगता है, मैंने मारा? सब यही कहते हैं। फिर आंखों में घूर कर बोला, लेकिन सबूत कहाँ है? तुम जासूस हो, सबूत ढूंढो, फिर आना। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने पूछा, अगर तुम्हारा हाथ नहीं है तो हमें मदद क्यों नहीं करते? हम तुम्हारा नाम साफ कर देंगे। बेनी ने गहरी सांस ली, कुछ देर हमें घूरता रहा, फिर ठंडे लहजे में बोला, मदद? मैं किसी की मदद नहीं करता। जो मेरे खिलाफ बोलता है उसका यही अंजाम होता है। अब समझ लो जैसे समझना है। उसके अल्फाज सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, यह उसका तरीका था डर फैलाने का। वो अपना जुर्म छुपा भी नहीं रहा था। जब हम वहां से लौट रहे थे, अजीत ने कहा, यह आदमी खुला गुंडा है, हमें जल्द से जल्द सबूत चाहिए। मैंने कहा, हाँ, और मुझे लगता है हमें उसके माजी में झांकना होगा। ये पता लगाना होगा कि ये आदमी इतना ताकतवर कैसे बना। उसी शाम मैं पुलिस थाने गया। वहां एक पुराने वाकिफ इंस्पेक्टर से मुलाकात हुई। उसने कहा, बेनी के खिलाफ कई पुराने केसेस हैं, लेकिन हर बार गवाह मुकर जाते हैं। कभी कभी गवाह गायब भी हो जाते हैं। उसने धीरे से कहा, लगता है किसी बड़े आदमी का हाथ है उस पर, वरना इतना बच निकलना आसान नहीं। थाने से लौटकर मैंने अजीत को सब कुछ बता दिया। हमने तय किया, अब हमें उन लोगों से बात करनी होगी जो बेनी को लंबे अरसे से जानते हैं। अगले दिन हमने एक बूढ़े आदमी से मुलाकात की। वो पिछले 50 साल से उसी मोहल्ला में रहता था। उसने बताया, बेनी बचपन से ही झगड़ालू था। उसका बाप शराबी था, अक्सर उसे पीटता करता था। बचपन में कई बार बेनी को भूखा रहना पड़ा। बूढ़ा थोड़ा रुका, फिर बोला, शायद इसी वजह से वो बड़ा होकर बेरहम बन गया। फिर उसने एक और हैरान कर देने वाली बात बताई। कुछ साल पहले बेनी की बहन की शादी हुई थी, लेकिन दहेज के झगड़ों में उसकी जान चली गई। उस दिन के बाद बेनी और भी हिंसक हो गया। बूढ़े की आवाज कांप रही थी। वो कहता है, जिसने भी उसके परिवार को तकलीफ दी है उसे वो कभी नहीं छोड़ेगा। ये बात सुनते ही मेरे जहन में एक नया ख्याल जाग उठा। शायद ये मामला सिर्फ गुंडागर्दी का नहीं था, शायद ये बदले का मामला था। कोई है जो बेनी को उसी की जुबान में जवाब दे रहा है। हमने हरिनाथ से दोबारा मुलाकात की। इस बार मैंने सीधा सवाल पूछा, तुम्हारे भाई का बेनी से असल झगड़ा क्या था? हरिनाथ ने गहरी सांस ली, आवाज बोझल हो गई। मेरे भाई ने मोहल्ला में शराब खाने का विरोध किया था। बेनी उसे धमकाता रहता था। फिर वो थोड़ा रुका और धीरे से बोला, लेकिन एक और बात है, मेरे भाई को बेनी के पुराने जुर्मों के बारे में कुछ पता था। वो कहता था, एक दिन सब कुछ पुलिस को बता देगा। ये सुनकर मैंने पूछा, क्या उसने कभी बताया कि किस जुर्म का राज उसके पास था? हरिनाथ ने सिर झुका लिया। नहीं, उसने कभी तफसील से कुछ नहीं कहा। बस इतना कहता था, एक दिन बेनी को जेल में डालूंगा। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी, लेकिन तभी कुछ गैर मुतवक्का हुआ। उसी रात हमें खबर मिली, बेनी के सबसे करीबी साथी की हत्या हो गई है।
किसी ने उसे गली के बीच चाकू से मार दिया। मैं फौरन मौके पर पहुंचा। पूरे मोहल्ला में हलकंप मचा हुआ था। लोग डर के मारे घर के अंदर छुप गए थे और वहीं बेनी खुद लाश के पास खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, जिसने भी ये किया है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और जो भी मेरे खिलाफ है उसका यही अंजाम होगा। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। वो वाकई गुस्से में था, लेकिन मुझे ये भी महसूस हुआ ये कत्ल उसके लिए सिर्फ नुकसान नहीं, एक वार्निंग थी। किसी ने उसे खुली चुनौती दी थी। उस रात जब मैं घर लौटा, नींद आंखों से कोसों दूर थी। जहन में सवालों का तूफान था। क्या कोई तीसरा शख्स है जो बेनी से इंतकाम ले रहा है? क्या वो उसके पूरे गिरोह को खत्म करना चाहता है? और क्या हरिनाथ का भाई भी इसी खेल का पहला शिकार था? अजीत मेरे पास आया। अजीत, तुम बहुत ज्यादा गंभीर लग रहे हो, उसने कहा। मैंने धीरे से जवाब दिया, अजीत, ये मामला पहले से कहीं बड़ा हो चुका है। अब ये सिर्फ इंसाफ का सवाल नहीं, ये दो दुश्मनों के बीच जंग है और हमें तय करना होगा हम किस तरफ खड़े होंगे। फिर मैंने खुद ही कहा, लेकिन हमें किसी का साथ नहीं देना, हमें सिर्फ सच का साथ देना होगा। अजीत ने सिर हिला दिया। मतलब अब हमें उस राजदार तीसरे आदमी को ढूंढना होगा? मैंने कहा, हाँ, और मुझे लगता है वो इसी मोहल्ला का कोई है। हमें लोगों से और गहराई से बात करनी होगी। अगली सुबह मैंने एक तरकीब सोची। कुछ बच्चों को मिठाई खिलाकर पूछा, मोहल्ला में कोई नया अजनबी आता जाता है? एक छोटा सा लड़का बोला, पिछले हफ्ते से एक आदमी बार बार बेनी के घर के पास दिखता है। वो लंबा पतला सा है और हमेशा टोपी पहनता है। ये सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई। शायद यही वो आदमी था जो बेनी को एक एक पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी रात मैं और अजीत उसी गली में छुप कर बैठ गए। गली में अंधेरा गहरा था। सिर्फ एक पीली स्ट्रीट लाइट बार बार झिलझिला रही थी। काफी देर तक सिर्फ खामोशी थी। फिर अचानक मुझे वो आदमी दिख गया, वही लंबा पतला सा साया। उसने इधर उधर देखा, जैसे किसी के पीछे होने का एहसास हो। फिर बिल्कुल चुपचाप बेनी के घर के पास पहुंच गया। तभी गलती हो गई। बेनी के एक आदमी की नजर उस पर पड़ गई। अरे, कौन है तू? शोर मच गया। वो आदमी भागने लगा और हम उसके पीछे। अंधेरी गलियों में लंबा चेज हुआ। सांसें तेज होती जा रही थीं। आखिरकार हमने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसी पल उसने चाकू निकाल लिया और पागलों की तरह हम पर झपट पड़ा। कुछ पल सिर्फ हाथापाई थी। चाकू की ठंडी चमक आंखों के सामने थी। किसी तरह हमने उसे काबू में किया और उसे पास के एक खाली घर में ले गए। मैंने गहरी सांस ली और शांत आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? वो आदमी पहले बिल्कुल चुप रहा, फिर अचानक बोला, मैं बेनी से बदला लेने आया हूं। उसने मेरे भाई को मारा था। जब तक उसे खत्म नहीं कर देता मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहां पागलपन था। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये जुनून था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन इस रास्ते पर चलकर तुम भी मुजरिम बन जाओगे। कानून हाथ में लेने से कुछ हल नहीं होता। वो हंस पड़ा। कानून? बताना, कानून ने मेरे भाई के लिए क्या किया? पुलिस ने सबूत दबा दिए, केस बंद कर दिया। अब मैं ही इंसाफ करूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गया। ये वही दुविधा थी जो मुझे कई बार परेशान कर चुकी थी। क्या इंसाफ सिर्फ अदालत में होता है या कभी-कभी इंसान को खुद लेना पड़ता है? लेकिन एक बात मैं जानता था, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो और खून बहेगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया, इस आदमी को पुलिस के हवाले करना ही बेहतर होगा। लेकिन इससे पहले मुझे बेनी का सच भी सामने लाना होगा, तभी ये केस पूरा होगा। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। दिल कह रहा था, आने वाले दिन खास होने वाले हैं। शायद बेनी खुद फंसने वाला है
या शायद ये राजदार आदमी फिर कोई वार करेगा और मुझे बीच में खड़े होकर सब कुछ रोकना होगा। अगली सुबह मैं बहुत थका हुआ था। रात का चेज और पूछताछ जहन पर भारी पड़ रही थी, लेकिन आराम का वक्त नहीं था। केस बहुत तेज बदल रहा था। मैंने तय किया, सबसे पहले मुझे उसी आदमी से दोबारा बात करनी है जिसे हमने पकड़ा था। सुबह सुबह मैं थाने पहुंचा। वो आदमी वहां बैठा था। चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में अब पहले जैसी आग नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। अगर तुम सच बोलोगे तो शायद हम तुम्हारे लिए इंसाफ ला सकें। वो काफी देर तक खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। मेरा नाम रामदास है। मैं पास के एक गांव का रहने वाला हूं। मेरे भाई रमेश का कसूर सिर्फ इतना था, उसने बेनी के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत की थी। एक चोरी के केस में वो बेनी को फंसाना चाहता था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से बेनी को वारदात करते देखा था। लेकिन केस शुरू होने से पहले ही मेरे भाई की लाश मिल गई। पुलिस ने कहा यह सिर्फ एक हादसा है, लेकिन मैं जानता हूं ये हत्या थी। रामदास की बात सुनकर मेरा शक और गहरा हो गया। बेनी के खिलाफ गवाह हमेशा या तो गायब हो जाते थे या फिर मार दिए जाते थे। ये सिर्फ डराने की स्ट्रेटजी नहीं थी, ये था व्यवस्थित सफाया। मैंने रामदास से कहा, अगर तुम सच में अपने भाई के लिए इंसाफ चाहते हो तो हमें साथ देना होगा। हम सबूत इकट्ठा करेंगे, लेकिन तुम खून खराबा नहीं करोगे। रामदास ने मेरी आंखों में देखा। शायद उसने मेरे शब्दों में सच्चाई देखी, फिर धीरे से सिर हिला दिया। थाने से निकलकर मैं सीधा बेनी के मोहल्ला पहुंच गया। इस बार मैंने तय किया, उसके घर की तलाशी लूंगा। हरिनाथ ने मदद की। उसने कहा, बेनी दिन में अक्सर बाहर रहता है, इसलिए दोपहर का वक्त सबसे बेहतर है। हम दोनों चुपचाप बेनी के घर में घुस गए। अजीत चौकीदार की तरह बाहर खड़ा रहा। घर के अंदर धूप की एक पतली किरण आ रही थी। सब कुछ साफ सुथरा था, जैसे कोई सभ्य आदमी रहता हो। लेकिन मुझे पता था, इस सफाई के पीछे कई राज छुपे हैं। मैंने धीरे धीरे तलाश शुरू की। एक पुराना संदूक मिला, उसमें कुछ कागज पड़े थे। एक कागज पर कुछ नाम लिखे थे। 3 नामों पर लाल निशान था और उनके आगे लिखा था खत्म। एक नाम अभी कटा नहीं था, वो नाम था हरिनाथ। मेरा दिल धक धक करने लगा। ये मतलब था बेनी ने एक लिस्ट बना रखी थी और हरिनाथ का नाम अगला शिकार था। मैंने तुरंत वो कागज जेब में रख लिया। इतने में बाहर से किसी के आने की आहट हुई। मैं जल्दी से बाहर निकला। बेनी वापस आ रहा था। हम लोग छुपकर पास के गली में चले गए। अजीत हाफ था। तुमने क्या पाया? मैंने उसे कागज दिखाया। उसने पढ़ते ही कहा, इसका मतलब हरिनाथ अगला शिकार है। हमें उसे तुरंत चेतावनी देनी चाहिए। हम सीधा हरिनाथ के घर पहुँचे। वो हमें देखकर चौंक गया। मैंने कहा, हरिनाथ बाबू, आपको बहुत सावधान रहना होगा। बेनी ने आपको मारने की योजना बनाई है। आप आज रात अकेला मत रहिएगा। अगर हो सके कहीं और चले जाइए। हरिनाथ डर से कांपने लगा। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? उसने पूछा। मैंने कहा, हम यहाँ रहेंगे। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, हम आपको बचाएंगे। उस रात मैं और अजीत हरिनाथ के घर ही रुक गए। हमने बड़ी सावधानी से पहरा दिया। करीब आधी रात को मुझे बाहर से हलचल सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांका। गली में 2 साए घूम रहे थे। वे धीरे धीरे घर के पास आए। मैं तुरंत बाहर निकला। अजीत भी दौड़ कर आया। 2 आदमी भागने लगे। हमने उनका पीछा किया। एक को पकड़ लिया। वो आदमी बेनी का ही गुंडा था। हमने उसे डांट कर पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? पहले वो इनकार करता रहा, फिर डर के मारे सब उगल गया। उसने कहा, बेनी ने मुझे हरिनाथ को खत्म करने का आदेश दिया है। हमने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। मैंने पुलिस को तुरंत खबर दी, लेकिन जैसे मुझे डर था, पुलिस ने उस आदमी को कुछ ही देर बाद छोड़ दिया। उन्होंने कहा, इसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। ये देखकर मेरा खून खौल उठा। बेनी का डर इतना गहरा था कि कानून भी उसके सामने बेबस था। अगला दिन मैं रामदास से मिला और उसे सब कुछ बताया। उसने डांट भींट कर कहा, तो अब तुम समझ गए ना, कानून कुछ नहीं करेगा। इसी वजह से मैं खुद इंसाफ करना चाहता था। मैंने कहा, रामदास, अगर हम सबूत इकट्ठे कर लें तो अदालत बेनी को सजा दे सकती है। हमें सिर्फ धैर्य रखना होगा। हमने एक प्लान बनाया। हमें बेनी को रंगे हाथ पकड़ना था। इसके लिए हमने अफवाह फैला दी कि हरिनाथ घर छोड़कर जा रहा है। हमें उम्मीद थी बेनी आज ही हमला करेगा। शाम को हम सब चुप कर बैठ गए। गली में सन्नाटा था। अचानक हमें कदम की आहट सुनाई दी। 2 आदमी धीरे धीरे हरिनाथ के घर की तरफ बढ़े। उनके पीछे पीछे बेनी खुद आ रहा था।
मैंने इशारा किया और अजीत पुलिस को बुलाने के लिए दौड़ गया। मैं और रामदास चुपचाप इंतजार करते रहे। जैसे ही बैनी दरवाजे के पास पहुंचा, हमने बाहर निकलकर उसे पकड़ लिया। वो पहले तो बुरी तरह चौंका, फिर गुस्से में हाथापाई करने लगा, लेकिन उस वक्त पुलिस आ गई और उससे काबू में कर लिया। बैनी को थाने ले जाया गया। वहां मैंने वो कागज पुलिस को दिखाया जिसमें हत्या की लिस्ट लिखी थी। ये था सबसे बड़ा सबूत। पुलिस के पास अब कोई बहाना नहीं था। उन्होंने बैनी पर हत्या और हत्या की साजिश का केस दर्ज कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब बैनी को ले जाया जा रहा था, उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ब्योमकेश, तुमने सोचा तुम जीत गए, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। जिन लोगों ने मुझे बनाया है वे अब तुम्हें भी देखेंगे। ये बात सुनकर मेरे मन में नई बेचैनी उठ गई। ये सच था, बैनी अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई बड़ा आदमी था, और जब तक वो सामने नहीं आता ये खेल खत्म नहीं होगा। रात को मैं देर तक जागा रहा। अजीत ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है अब सब खत्म हो गया? मैंने धीरे से कहा, नहीं अजीत, ये तो बस शुरुआत है। अब हमें असली खिलाड़ी को ढूंढना होगा जिसने बैनी को तैयार किया। बैनी की गिरफ्तारी के अगले दिन पूरा मोहल्ला बदल गया। लोग अब खुलकर बात करने लगे। पहले जो डर उनके चेहरे पर था वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन मेरे मन में चैन नहीं था। बैनी का अंतिम वाक्य बार बार कानों में गूंज रहा था, जिन लोगों ने मुझे बनाया है वे अब तुम्हें भी देखेंगे। ये कोई साधारण धमकी नहीं थी, ये इशारा था, पीछे कोई बड़ा हाथ है। सुबह मैंने अजीत से कहा, अब हमें पता लगाना होगा कि बैनी को कौन सुरक्षा दे रहा था। ये मामला सिर्फ गुंडागर्दी का नहीं है, ये पूरा तंत्र है, और अगर हम इसे उजागर नहीं करेंगे तो ये खेल और भी खतरनाक हो जाएगा। तो बैनी की जगह कोई और आ जाएगा, अजीत ने कहा। मतलब अब हमें बड़ी मछली पकड़नी है, मैंने धीरे से कहा। सबसे पहले हम थाने गए और बैनी से मिलने की परमिशन ली। बैनी को हवालत में देखकर मुझे जरा भी तसल्ली नहीं हुई। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन एक अजीब सा आत्मविश्वास था। मैंने उसे सीधा कहा, बैनी, अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम हमें सच बता दो कि तुम्हारे पीछे कौन है तो शायद तुम्हारी सजा कम हो जाए। बैनी ने हंसकर जवाब दिया, तुम सोचते हो मैं डर गया? नहीं ब्योमकेश, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूं, जिस दिन तुम उस आदमी का नाम जान जाओगे उस दिन तुम्हारे लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मैंने और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। थाने से लौटकर मैंने हरिनाथ से मुलाकात की। उसने कहा, मोहल्ले के कई लोग एक ही आदमी का नाम ले रहे हैं, शिवलाल। ये नाम मेरे लिए नया था। मैंने पूछा, कौन है ये शिवलाल? हरिनाथ ने कहा, वो एक व्यापारी है, बाहर से बहुत सम्मानित लगता है, लेकिन सब कहते हैं मोहल्ले के सारे गैर कानूनी धंधे उसके इशारे पर चलते हैं। बैनी उसका आदमी था। मैंने तुरंत शिवलाल के बारे में जानकारी इकट्ठे करनी शुरू की। पता चला वो कपड़ों के कारोबार का मालिक है। दिन में उसका कारोबार चलता है, लेकिन रात में वो कई संदिग्ध लोगों से मिलता है। मैं और अजीत एक शाम उसके गोदाम के पास गए। हम छुपकर उसके आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक कार आई और उसमें से शिवलाल उतरा। उसकी चाल में गरिमा थी, चेहरा शांत, लेकिन आंखें गहरी और ठंडी थीं। वो गोदाम में गया और थोड़ी देर बाद वहां कई लोग इकट्ठे हो गए। हमें अंदर से धीमी आवाज सुनाई देने लगी। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की। अंदर पैसे गिनते जा रहे थे और कुछ लोग नशे के पैकेट बांट रहे थे। ये साफ था, ये सिर्फ कपड़ों का गोदाम नहीं था। अचानक दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। हम दोनों छुप गए। वो आदमी वही था जो पहले बैनी का साथी था। मतलब शिवलाल अब भी बैनी के गिरोह को कंट्रोल कर रहा था। अगले कुछ दिन हमने शिवलाल की हर एक्टिविटी पर नजर रखी। वो बहुत चालाक था, अपने काम के लिए हमेशा दूसरों का इस्तेमाल करता और खुद साफ सुथरा दिखता। मैंने सोचा, अब समय आ गया है कि हम सीधा उससे मिलें। एक शाम मैं अकेला उसके घर गया। घर बहुत बड़ा और शानदार था। दरबान ने मुझे अंदर भेजा। शिवलाल एक आलिशान कुर्सी पर बैठा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप ही हैं ब्योमकेश बख्शी? सुना है आपने बैनी को पकड़वा दिया। अच्छा किया, वो अब बहुत सर चढ़ा गया था। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। ये आदमी बैनी की गिरफ्तारी से खुश लग रहा था। मैंने कहा, लेकिन बैनी तो कहता है कि उसके मालिक है शिवलाल। बैनी का सच मुझे समझ आया।
शिवलाल हंस पड़ा। बेनी मेरे लिए काम करता था, ये सच है, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता था। वो खुद राजा बनना चाहता था। अच्छा हुआ कि अब वो जेल में है। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन मुझे लगा ये आदमी कभी भी खतरनाक हो सकता है। मैंने कहा, आपका गोदाम सिर्फ कपड़ों का नहीं है, वहां और भी धंधे होते हैं। अगर आप हमें सहयोग देंगे तो हम ये सब रोक सकते हैं। शिवलाल ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ब्योमकेश, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। यहां जो हो रहा है वो सालों से चलता आ रहा है। इसे रोकने की कोशिश में तुम खुद खत्म हो जाओगे। मैंने उठते हुए कहा, मैं जो भी कर सकता हूं करूंगा। अगर ये खेल रोकना है तो मैं रोकूंगा। घर से निकलते वक्त मैंने महसूस किया कि शिवलाल मुझे हल्के में नहीं ले रहा। उसकी निगाहें मेरी पीठ पर लगी हुई थीं। अगला दिन आया और हमें खबर मिली, बेनी ने जेल में आत्महत्या कर ली। ये सुनते ही मैं स्तंभित रह गया। मुझे तुरंत समझ आ गया, ये आत्महत्या नहीं हो सकती थी। ये साफ साफ हत्या थी, ताकि बेनी कोर्ट में कुछ ना बोल पाए। मैंने थाने में जांच कराई, लेकिन रिपोर्ट वही पुरानी। कैदी ने खुद फांसी लगाई। मैंने अजीत से कहा, यह शिवलाल का काम है। उसने बेनी को मरवा दिया ताकि हम तक कोई राज ना पहुंचे। अजीत ने पूछा, तो अब क्या करोगे? मैंने कहा, अब हमें और गहरा उतरना होगा। शिवलाल को बेनकाब करना होगा। हमने रामदास को बुलाया और उससे सारी बात बताई। वो गुस्से से कांप रहा था। यदि शिवलाल असली गुनहगार है तो हमें उसे ही पकड़ना चाहिए, उसने कहा। मैंने कहा, हाँ, लेकिन इस बार हमें बहुत चालाकी से काम करना होगा। ये आदमी बहुत ताकतवर है। हमने एक योजना बनाई। हमें शिवलाल के गोदाम में घुसकर उसके काले धंधों का सबूत चाहिए था। अगली रात हम तीनों गोदाम के पास पहुंचे। वहां पहरा करदा था, लेकिन हमने किसी तरह पीछे से अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। वहां नशे के पैकेट, हथियार और कई हाथों की किताबें रखी थीं। हमने जल्दी से कुछ तस्वीरें खींची और सबूत इकट्ठा किए, लेकिन तभी किसी के आने की आहट सुनाई दी। हमने एक कोने में छुपकर सांस रोकी। शिवलाल अंदर आया। उसके साथ 2 आदमी और थे। वो पैसे का हिसाब देख रहा था। मैंने उसकी बातें सुनी। बेनी की मौत जरूरी थी ताकि पुलिस तक कुछ न पहुंचे। ये सबसे बड़ा सबूत था। मैंने तुरंत बाहर निकलने का इशारा दिया। हम सुरक्षित निकल आए। अगला दिन मैंने ये सबूत पुलिस को दिया। इस बार वे पीछे नहीं हट सके। शिवलाल पर केस दर्ज हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मोहल्ले में पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली। हरिनाथ मेरे पास आया और कहा, ब्योमकेश बाबू, आपने हमें नया जीवन दिया। अब हम बिना डर जी सकते हैं। लोग अब खुले दिल से जी सकते हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। यह सिर्फ शुरुआत है। अपराध को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है, लेकिन जब तक सच की तलाश करने वाले लोग हैं, तब तक उम्मीद है। रात को जब मैं घर लौटा, मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन मन में संतोष भी था। इस बार न्याय हुआ था, लेकिन साथ ही एक सवाल भी था, क्या सच में न्याय पूरा हुआ है? बेनी मर चुका था, शिवलाल जेल में था, लेकिन जिन ताकतों ने उसे पैदा किया, क्या वो सच में खत्म हो गई? शायद नहीं। अजीत हंसा और बोला, तुम फिर सोच में पड़ गए? मैंने धीरे से कहा, हाँ अजीत, केस खत्म हो गया, लेकिन ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक सच का अंत नहीं कर देता। उस रात मुझे गहरी नींद आई, लेकिन सपने में मैंने फिर बेनी का चेहरा देखा। वो हंस रहा था, जैसे कह रहा हो, ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। बेनी की मौत के बाद जो खालीपन रह गया, वो मेरे मन को कचोट रहा था। मुझे लग रहा था ये केस अधूरा है। हाँ, हमने शिवलाल को पकड़वाया था, लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं था जो इतनी आसानी से टूट जाए। वो जेल में था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही ठंडा आत्मविश्वास था। अगली सुनवाई में मैं अदालत गया। शिवलाल को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में लाया गया। उसकी चाल वही थी, सीधी, स्थिर और बेखौफ, जैसे वो अदालत में नहीं, किसी पार्टी में आया हो। सरकारी वकील ने जो सबूत हमने इकट्ठा किए थे, उन्हें अदालत में पेश किया। तस्वीरें, खाता और ऑडियो रिकॉर्डिंग
सब कुछ शिवलाल की करतूत को साफ दिखा रहा था। लेकिन बचाव पक्ष का वकील बहुत चालाक था। उसने हर सबूत पर सवाल उठाना शुरू किया। तस्वीरें नकली हो सकती हैं, रिकॉर्डिंग्स छेड़छाड़ की गई हो सकती हैं, ये सब सबूत पर्याप्त नहीं है, उसने कहा। मेरे मन में गुस्सा था, लेकिन मैं जानता था कानून में सबूत का बोझ बहुत भारी होता है। हमें और मजबूत गवाह चाहिए थे। तभी अदालत में एक अजीब मोड़ आया। हरिनाथ खड़ा हुआ और बोला, मैं गवाही दूंगा। उसने साफ कहा, मैंने खुद कई बार शिवलाल को बेनी को पैसे देखा है। ये सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। शिवलाल ने उसकी तरफ घूर किया। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा दिखा। सुनवाई स्थगित हुई और तारीख बढ़ा दी गई। बाहर निकलते ही हरिनाथ मेरे पास आया। उसकी आवाज कांप रही थी। ब्योमकेश बाबू, मुझे डर लग रहा है। अगर शिवलाल के लोग मेरे पीछे पड़ गए। मैंने उसका कंधा थपथपाया। चिंता मत करो, हम तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे, लेकिन तुम्हारी गवाही बहुत जरूरी है। हमने पुलिस से कहा, हरिनाथ को सुरक्षित जगह पर रखा जाए। लेकिन उसी रात हमें खबर मिली, हरिनाथ पर हमला हुआ है। शुक्र है वो बच गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। अजीत और मैं अस्पताल पहुंचे। रात का सन्नाटा था। अस्पताल के बाहर मैं और अजीत खामोशी में खड़े थे। हरिनाथ की हालत देखकर मन में एक अजीब घबराहट थी। मुझे लगा ये केस अब सिर्फ बेनी या शिवलाल का नहीं रहा, कुछ बड़ा और खतरनाक इसके पीछे छुपा है। वो लोग जो अब तक साए में नजर नहीं आए, शायद वही असली खिलाड़ी हैं। मेरी आंखों के सामने बेनी का वो हंसा हुआ चेहरा फिर से उभर आया, जैसे कह रहा हो ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। और शिवलाल जेल में भी अपने ठंडे आत्मविश्वास के साथ मुझे चेहरे पर मुस्कान दे रहा था, जैसे कह रहा हो तुम बस शुरुआत देख रहे हो, असली खेल अभी शुरू हुआ है। मेरे दिल में एक आग जल रही थी। मैं जानता था जो सच की तलाश में है उसे कभी चैन नहीं मिलता। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। हर एक साजिश, हर एक अंधेरा राज मैं ढूंढ कर सामने लाऊंगा। और इसी सोच के साथ मैं रात के सन्नाटे में अकेला खड़ा रहा। जान रहा था कोई बड़ा खिलाड़ी अभी भी छुपा हुआ है, और जैसे ही वो सामने आएगा ये खेल अपने असली रूप में फिर से शुरू होगा। रात का सन्नाटा मोहल्ले में छाया हुआ था। बेनी की मौत और शिवलाल की जेल में बंदी के बाद कुछ दिनों के लिए शांति सी छा गई थी। जिन गलियों में पहले डर और तनाव का माहौल था, अब बच्चे फिर से खेल रहे थे। दुकानों के शटर अब इतनी जल्दी नहीं गिर रहे थे, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य खतरा अब भी हवा में मंडरा रहा हो। मैं अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था, बाहर का मंजर देख रहा था। अजीत आया और बोला, तुम फिर सोच में डूब गए? केस खत्म हो गया, लोग खुश हैं, फिर इतने सीरियस क्यों हो? मैंने धीरे से कहा, अजीत, शिवलाल सिर्फ एक मोहरा था। उसने ये जाल बनाया, लेकिन जो उसके पीछे है वो अब भी बाहर है। मुझे डर है शायद वो किसी नए बेनी को तैयार कर रहे हैं। अजीत ने कंधे उचा के कहा, तो क्या हम उन अदृश्य लोगों को भी ढूंढेंगे? शायद वो कभी सामने ना आए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो चैलेंज है। अपराध हमेशा रूप बदलता है। अगर हम सतर्क न रहे तो वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी। उस शाम हरिनाथ अस्पताल से वापस आया। उसकी तबीयत अब थोड़ी बेहतर थी। उसने मुझे बुलाया, बमकेश बाबू, मुझे अब भी डर लगता है। मैंने गवाही देकर सही किया या गलत समझ नहीं पा रहा। मैंने उसे समझाया, तुमने सच बोला, यही सबसे बड़ा साहस था। अगर तुम चुप रहते तो और लोग पीड़ित होते। अब मोहल्ले के बच्चों को बिना डर के जीने का मौका मिला है। हरिनाथ की आंखों में संतोष था, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, फिर भी कुछ लोग अभी भी डरे हुए हैं। उन्हें लगता है शिवलाल का कोई आदमी बदला ले सकता है। यह सुनकर मेरा दिल फिर सतर्क हो गया। मैंने सोचा अगली कुछ हफ्ते तक मैं मोहल्ले में रहकर सबकी निगरानी करूंगा। रात को जब मैं बाहर टहल रहा था, मैंने देखा एक संदिग्ध आदमी हरिनाथ के घर के पास घूम रहा था। मैं चुपके से उसका पीछा करने लगा।
वो गली के मोड़ पर रुककर किसी को इशारा कर रहा था। तभी 2 और लोग आए। मैंने तुरंत अजीत को बुलाया। हम दोनों ने मिलकर उन तीनों को पकड़ लिया। पता चला ये लोग बाहर से आए थे और किसी के कहने पर हरिनाथ को धमकाने आए थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने कबूल किया। हमें पैसे दिए गए थे ताकि गवाह डरे और अगली बार कोई बोलने की हिम्मत न करे। जब मैंने पूछा पैसे किसने दिए, उन्होंने एक नया नाम बताया, किशोर सेन। ये नाम मेरे लिए नया था। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला वो शहर का बड़ा व्यापारी है और कई सालों से छुपकर गैर कानूनी धंधे में पैसा लगाता रहा है। मैं समझ गया कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। किशोर सेन असल मास्टरमाइंड हो सकता है। वो पर्दे के पीछे बैठकर पूरा खेल चला रहा है। शिवलाल सिर्फ उसका मोहरा था। अगले कुछ दिनों तक मैंने किशोर सेन पर नजर रखी। वो बहुत चालाक था। दिन में वो सामाजिक प्रोग्रामों में जाता, मंदिर में दान करता और सम्मानित व्यक्ति की तरह पेश आता। लेकिन रात को उसके बंगले में कई संदेहपूर्ण लोग आते। एक रात मैं और अजीत उसके बंगलों के पास छिपे हुए थे। हमने देखा अंदर से गाड़ियों में कुछ पैकेट बाहर भेजे जा रहे हैं। हमें शक हुआ कि ये वही नशे का व्यापार है जो पहले शिवलाल संभालता था। हमने ये सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। इस बार हमने पुलिस को भी साथ रखा ताकि कोई ना कह सके कि ये सब मनगढ़ंत है। एक दिन मैंने सीधा किशोर से मिलने का निश्चय किया। मैं उसके बंगलो पहुंचा। वो बहुत आदर से मिला। अरे बमकेश बाबू, आप जैसे मशहूर जासूस मेरे घर आए, ये तो मेरा सौभाग्य है, उसने कहा। मैंने शांति से कहा, मैं यहाँ सौभाग्य देने नहीं, सच जानने आया हूँ। शहर में जो गैर कानूनी व्यापार चल रहा है उसके पीछे आपका नाम सामने आ रहा है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? किशोर सेन हंसा। बमकेश बाबू, दुनिया में हर जगह व्यापार होता है। कभी कभी उसमें गलत लोग घुस जाते हैं, लेकिन मैं एक सम्मानित व्यापारी हूँ। आप चाहें तो मेरे खाते की जांच कर सकते हैं। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। मुझे लगा वो सच छुपा रहा है। घर लौटकर मैंने अजीत से कहा, ये आदमी हमें खुलेआम चैलेंज दे रहा है, लेकिन इस बार हमें सावधानी से काम करना होगा। वो शिवलाल से भी ज्यादा ताकतवर है। हमने योजना बनाई। अगले दिन जब उसके बंगलों से माल बाहर निकलेगा, हम पुलिस के साथ उसका हाथ पकड़ेंगे। 2 दिन बाद मौका मिल गया। रात को जब गाड़ी बंगलों से निकली, हम पीछे पीछे गए। पुलिस ने गाड़ी रोकी। उसमें वही नशे के पैकेट मिले। गाड़ी का ड्राइवर पकड़ा गया और उसने कबूल किया कि ये माल किशोर सेन के कहने पर ले जाया जा रहा था। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत था। अगले दिन किशोर सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे अदालत में पेश किया गया, वो हंसा। तुम लोग सोचते हो कि मुझे सजा दिलवा दोगे? मेरे पास सबूत मिटाने के कई तरीके हैं, उसने कहा। लेकिन इस बार हमारे पास सिर्फ पैकेट नहीं थे, ड्राइवर का बयान भी था और गवाह भी तैयार थे। अगली सुनवाई में अदालत ने उसे जेल भेज दिया। मोहल्ले में फिर से शांति छा गई। इस बार लोगों ने सच में राहत की सांस ली। वो जानते थे कि अब ये जाल पूरी तरह टूट चुका है। मैंने अजीत से कहा, यह केस खत्म हो गया, लेकिन ये मुझे बड़ी सीख दे गया। कभी कभी असल गुनहगार वो नहीं होता जो सामने दिखाई देता है, बल्कि वो होता है जो पर्दे के पीछे बैठकर धागे हिलाता है। अजीत मुस्कुराया। तो अब क्या करोगे? मैंने कहा, अब थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि अगला केस जल्द ही मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा और तब तक मैं तैयार रहूंगा। उस रात मैंने खिड़की से बाहर देखा। गली में बच्चे खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे। मुझे लगा इस बार सच में अंधेरा पीछे रह गया है, लेकिन मैं जानता हूं कि युद्ध कभी पूरा नहीं होता। कहानी खत्म हुई थी, लेकिन मेरे दिल के गहराइयों में यह एहसास अब भी था कि ये जीत कभी स्थायी नहीं हो सकती। अपराध का चेहरा हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जब तक कोई है जो उसे पहचान सके और रोक सके, तब तक उम्मीद जिंदा रहेगी। किशोर सेन की गिरफ्तारी के बाद कई हफ्तों तक मोहल्ला शांत था। बच्चे फिर से गलियों में खेल रहे थे और दुकानों के शटर धीरे धीरे बंद हो रहे थे, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन था। मुझे लग रहा था जैसे केस खत्म होने के बाद भी कुछ बाकी है। शायद ये मेरा अंदर का जासूस था जो मानने को तैयार नहीं था कि सब कुछ सुलझ गया है। एक दिन अजीत मेरे पास आया और बोला, तुम फिर गुमसुम क्यों हो?
अब तो सब ठीक है, लोग खुश हैं, अपराधी जेल में हैं, फिर भी इतना चिंतित क्यों हो? मैंने धीरे से कहा, अजीत, तुम्हें याद है बेनी के आखिरी शब्द? उसने कहा था, जिन लोगों ने मुझे बनाया वो अब तुम्हें भी देखेंगे। मुझे लगता है ये चेतावनी यूं ही नहीं थी। कहीं ना कहीं इस पूरे जाल में कोई और भी है जो अब तक सामने नहीं आया। अजीत ने गहरी सांस ली। तुम्हें लगता है ये सब किसी और के इशारे पर हो रहा था? मैंने कहा, हाँ, शिवलाल और किशोर सेन दोनों ही खिलाड़ी थे, लेकिन खेल बनाने वाला कोई और है। हमें यह पता लगाना होगा कि असल सूत्रधार कौन है। हमने फिर से पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। बेनी के गिरोह के जिन लोगों को पकड़ा गया था, उनमें से एक ने एक नाम लिया था, भास्कर बाबू। ये नाम अब तक अनदेखा रहा था। हमने खोज शुरू की और पता चला कि भास्कर बाबू एक बहुत बड़े व्यापारी घराने का हिस्सा हैं। वे सामाजिक रूप से बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन उनके बारे में ये अफवाह थी कि वे शहर के कई अवैधिक धंधों को गुप्त रूप से वित्तीय सहायता देते हैं। ये जानकारी मेरे लिए एक झटका थी। मैंने सोचा भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा आदमी इस खेल का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर ये सच है तो हमें उसे बेनकाब करना ही होगा। मैंने योजना बनाई। मैं भास्कर बाबू से मिलने गया। वे बहुत विनम्रता से मिले। उनका घर भव्य था, हर कोने से दौलत झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आइए बमकेश बाबू, आपसे मिलकर खुशी हुई। सुना है आपने इस शहर को अपराध से मुक्त कर दिया? मैंने शांत स्वर में कहा, मुक्त तो नहीं किया, बस एक परत हटाई है। मुझे लगता है असली अपराधियों तक अभी पहुंचना बाकी है। भास्कर बाबू ने गहरी मुस्कान दी। आपका अंदाज मुझे पसंद आया, लेकिन आप क्यों सोचते हैं कि मैं इस सब में शामिल हूं? मैंने उनकी आंखों में देखा। वे बिल्कुल स्थिर थे, जैसे कोई भाव ना हो, क्योंकि सबूत यही इशारा करते थे। शिवलाल और किशोर सेन आपके लिए काम करते थे। उनके धंधों में इतना पैसा लगता था जो सिर्फ आप जैसे व्यक्ति ही दे सकते हैं। भास्कर बाबू ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, आप सही हैं बमकेश, ये सब मेरा ही बनाया हुआ जाल है। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इस शहर की व्यवस्था ऐसे ही चलती है? मैंने पूछा। भास्कर बाबू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं ये जाल ना चलाऊं तो 100 और लोग इसे चलाएंगे। आप सोचते हैं मैंने ये सब अपने फायदे के लिए किया? नहीं, मैंने व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया। लोग डर के वजह से नियम मानते हैं। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रहा। ये तर्क अजीब था। वो अपराध को व्यवस्था का हिस्सा बता रहा था। मैंने धीरे से कहा, लेकिन आपने लोगों से उनका हक छीन लिया, उन्हें डर में जीने को मजबूर किया। ये व्यवस्था नहीं, ये शोषण है। भास्कर बाबू मुस्कुराए। आप आदर्शवादी हैं बमकेश, लेकिन आदर्शवाद से समाज नहीं चलता। समाज ताकत से चलता है, और मैं वही ताकत हूं। मैंने उठते हुए कहा, ताकत हमेशा टिकती नहीं, मैं ये खेल खत्म करूंगा। उसने धीरे से कहा, तो कोशिश कीजिए, लेकिन याद रखिए, जितना गहरा आप जाएंगे उतना ही खतरनाक होगा। घर लौटकर मैंने अजीत को सब बताया। वो चौंक गया। मतलब अब हमें भास्कर बाबू को भी पकड़ना होगा? मैंने कहा, हाँ, लेकिन ये सबसे मुश्किल काम होगा। वो सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि सम्मानित भी है। हमें अटूट सबूत चाहिए। हमने कई हफ्तों तक मेहनत की, उसके पैसों का हिसाब निकाला, उसके व्यापारिक सौदे की जांच की और कई गवाह इकट्ठा किए। धीरे धीरे एक पूरा चित्र सामने आया। कैसे उसने अपराध जगत को अपने पैसों से पाला पोसा और फिर ऐसे नियंत्रित किया। हमने ये सब पुलिस को दिया। शुरू में वो हिचक रहे थे, लेकिन जब सबूत मजबूत साबित हुए तो भास्कर बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में ये सबसे बड़ा मुकदमा था। शहर के बड़े बड़े लोग आए। कुछ ने भास्कर बाबू का समर्थन किया, कुछ ने आलोचना की, लेकिन सबूत इतने ठोस थे कि अदालत ने उन्हें सजा सुना दी। उस दिन मुझे लगा जैसे सच में न्याय हुआ है। ये सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने की बात नहीं थी, ये पूरे तंत्र को हिला देने वाली जीत थी। रात को मैं देर तक जागता रहा। बेनी की मौत, हरिनाथ पर हमला, शिवलाल का गर्व, किशोर सेन की हंसी, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। लेकिन अब जब सब खत्म हो गया, मुझे एक गहरी शांति महसूस हुई। अजीत मेरे पास आया और बोला, अब तो तुम्हें संतोष होना चाहिए।
मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अजीत, अब मुझे लग रहा है मैंने सही मायने में केस पूरा किया है। लेकिन यह भी सच है, ये आखिरी केस नहीं है। अपराध फिर आएगा किसी और रूप में, और जब आएगा मैं तैयार रहूंगा। अजीत ने पूछा, तुम कभी थकते नहीं? मैंने उसकी तरफ देखा। सच की तलाश करने वाला कभी थकता नहीं अजीत, यही तो हमारी पहचान है। उस रात मैंने कई दिनों के बाद पहली बार गहरी नींद ली। सपना नहीं आया, जैसे मन का बोझ उतर गया हो। भास्कर बाबू की गिरफ्तारी और सजा के बाद पूरे शहर में एक हलचल सी मच गई। अखबारों में सुर्खियां थीं, सम्मानित व्यापारी असली अपराधी, अब सबके सामने। केस का फैसला निकला। ब्योमकेश बख्शी ने खोल दिया शहर के अपराध जगत का काला सच। जहां एक तरफ लोग खुश थे, वहीं कुछ लोग हैरान भी थे। इतने बड़े आदमी का असली चेहरा इतना डरावना हो सकता था, ये सोचकर मैं अपने कमरे में बैठा ये सब अखबारों में पढ़ रहा था। अजीत मेरे पास आया और बोला, तुम्हारा नाम अब पूरे शहर में गूंज रहा है, लोग तुम्हें हीरो कह रहे हैं। मैंने हल्का सा मुस्कान दिया, हीरो बनने का कोई शौक नहीं है अजीत, मैंने बस अपना काम किया। लेकिन हाँ, ये केस मेरे लिए अलग था। इस बार मैंने सिर्फ अपराधी नहीं पकड़ा, बल्कि अपराध की जड़ तक पहुंच गया। अजीत ने कहा, लेकिन इस केस में तुमने बहुत कुछ सहा है, कई बार खतरे में पड़े, यहां तक कि तुम्हें धमकियां भी मिली, कभी डर नहीं लगा? मैंने कुछ देर सोचकर कहा, डर तो लगा था, लेकिन डर को दबाकर आगे बढ़ना ही असली साहस है, और सच की तलाश करने वाले के पास पीछे हटने का विकल्प नहीं होता। उसी शाम हरिनाथ और मोहल्ले के कुछ लोग मेरे घर के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर अब डर की जगह गर्व और कृतज्ञता थी। हरिनाथ बोला, ब्योमकेश बाबू, आपने हमें नया जीवन दिया। अब हमें लगता है हम खुलकर जी सकते हैं, बच्चे फिर से खेल सकते हैं, दुकानदार बिना डर के अपनी दुकान खोल सकते हैं। ये सब आपकी वजह से है। उनके शब्दों से मेरे मन में एक अजीब सी गर्माहट चली गई। यही तो मेरा असली इनाम था, लोगों के जीवन में फर्क पड़ना। लेकिन उसी रात जब मैं अकेला था, मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। क्या अपराध अब खत्म हो गया है? क्या ये शांति हमेशा बनी रहेगी? शायद नहीं। मैंने सोचा, अपराध एक बीमारी है जो बार बार लौटती है। मैं एक डॉक्टर की तरह हूं जो इस बीमारी का इलाज तो करता है, लेकिन पूरी तरह इसे मिटा नहीं सकता। अगला दिन मुझे पुलिस का संदेश मिला। वो चाहते थे कि मैं कुछ अन्य मामले में उनकी मदद करूं। अजीत हंसा, तुम्हें तो आराम लेने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने कहा, जब अपराध को आराम नहीं मिलता तो मैं कैसे आराम करूं? लेकिन इस बार मैं खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। ये केस ने मुझे थका दिया था, लेकिन साथ ही मुझे और मजबूत भी बना दिया था। मैंने महसूस किया, अगर हम साहस और धैर्य से काम करें तो कितना भी गहरा जाल हो, उसे तोड़ा जा सकता है। कुछ दिनों बाद मुझे जेल से खबर मिली। भास्कर बाबू ने जेल में चुपचाप अपना समय बिताना शुरू कर दिया था। उसने कोई अपील नहीं की, कोई विरोध नहीं किया। शायद उसने मान लिया था कि जो हुआ वही न्याय था। यह सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी शांति आई। मुझे लगा कि यह केस सच में पूरा हो गया है। बेनी की मौत अब मुझे उतनी कचोट नहीं रही। वो अपराधी था, लेकिन साथ ही वो एक मोहरा भी था। उसकी मौत ने मुझे सिखाया, सिर्फ मोहरों को हटाने से खेल खत्म नहीं होता, खेल को बनाने वाले को हटाना जरूरी है। उस शाम मैं और अजीत अजीत नदी के किनारे वॉक पे गए। ठंडी हवा चल रही थी और पानी की हल्की सी लहरों की आवाज मन को शांत कर रही थी। अजीत ने पूछा, तुम्हें लगता है अब सब ठीक हो जाएगा? मैं पानी की तरफ देखते हुए बोला, सब ठीक कभी नहीं होगा अजीत, लेकिन हमने इतना तो किया है कि लोग डर में जीना छोड़ दें, यही सबसे बड़ा बदलाव है। अजीत ने हल्का सा सर हिलाया और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगले बार भी हम तैयार रहेंगे। जब तक हम सच की तलाश करते रहेंगे, झूठ कभी पूरी तरह जीत नहीं पाएगा। रात के अंधेरे में मैं देर तक जगता रहा। बाहर खामोशी थी, सिर्फ चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और पानी की हल्की आवाज का सुकून मेरे कान में गूंज रहा था। मैंने महसूस किया, ये केस सिर्फ अपराध का नहीं था, ये मेरे अपने मन का भी केस था। इसने मुझे बदल दिया। अब मैं पहले से ज्यादा सतर्क, ज्यादा दृढ़ और ज्यादा सेंसिटिव हो गया था।
मैंने धीरे से कहा, बेनी, तुम्हारा खेल खत्म हो गया, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारा अंत नहीं था, ये उस पूरी व्यवस्था का अंत था जिसने तुम्हें बनाया। और अगर फिर कोई नया बेनी पैदा हुआ तो मैं फिर लौटूंगा। उस रात मुझे पहली बार लगा, ये लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं है, ये समय, व्यवस्था और समाज से है। और जब तक मैं जिंदा हूं, ये लड़ाई जारी रहेगी। मैंने लैंप बुझाया, बिस्तर पर लेटा और गहरी नींद में डूब गया। मन पूरी तरह शांत था, जैसे एक लंबी और खतरनाक यात्रा पूरी हो गई हो। तो दोस्तों, ये थी आज की रोमांचक और थ्रिलिंग कहानी। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली रात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका अपना ब्योमकेश बख्शी।